गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ई लेक्चर में हम आपका वापस से पुनः स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड बाइस स्टेबिलिटी, जो कि थर्ड यूनिट है, CS 204 एम इलेक्ट्रॉनिक्स 204। आज का यह ई लेक्चर कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर एस डबल डैश पर आधारित है। इससे पहले वाले ई लेक्चर में हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइस के लिए एस एवं एस डैश की कैलकुलेशन की थी। तो आज हम उसी के सेकंड पार्ट यानी कि एस डबल डैश की बात करेंगे। जो हमारे टॉपिक हैं आज के वो हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर्स फॉर वोल्टेज डिवाइडर बायस, और उसके लिए है केवल एस डैश। एस एस एवं एस डैश की जो हम चर्चा इससे पहले वाले ई लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम केवल एस डबल डैश के लिए ही स्टेबिलिटी फैक्टर एवं इसका सूत्र ज्ञात करेंगे। देखिए, वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट मैंने अपने पिछले ई लेक्चर में आपको बताया था कि इस प्रकार से एक्चुअल जो सर्किट होता है वो इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस R1 एवं R2 दोनों बाइसिंग रजिस्टर्स हैं, और ये जो कैपेसिटर्स हैं वो सारे सारे कपलिंग कैपेसिटर, अर्थात इनपुट सिग्नल से यह पहला कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, ट्रांजिस्टर में सिग्नल को कनेक्ट करता है। उसी के साथ यह कपलिंग कैपेसिटर आउटपुट सिग्नल को कपल करता है यानी कि कनेक्ट करता है। और ये जो ट्रांजिस्टर है यह निर्धारित एम्पलीफिकेशन करता है, एवं इसमें जो रजिस्टर्स हैं R1 एवं R2 ये बाइसिंग का कार्य करते हैं, और कलेक्टर रेजिस्टेंस लिमिटेशन एवं R रेजिस्टेंस भी लिमिटेशन यानी कि प्रतिरोधक एवं विभिन्न धाराओं में पैरामीटर्स को लिमिट करने का कार्य करते हैं। तो जो ये सर्किट है उससे थेवेनाइज सर्किट हमने निकालने की प्रक्रिया भी देखी थी। हमारे जो पिछले वीडियोस थे बाइसिंग सर्किट पर आधारित थे, जैसे कि क्या वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट के लिए किस प्रकार से क्यू पॉइंट निकाला जाता है, उसमें हमने भली भांति इसको देखा था। तो अब देखिए, जो इसका थेवेनाइज सर्किट है मैं वापस से पुनः सोल्व नहीं करूँगा। तो यह इस प्रकार का थेवेनाइज सर्किट इस वोल्टेज डिवाइडर बाइस के द्वारा बनता है। इसमें VTH जो कि थेवेनिन वोल्टेज है, जो इस R1 एवं R2 सर्किट के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो थेवेनिन वोल्टेज है यह R2 रेजिस्टेंस पर इस VCC के द्वारा जो वोल्टेज है उसके द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मान जो है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को आप उसका यूज़ ले सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको इसका कैलकुलेशन की प्रक्रिया ज्ञात हो जाएगी। और जो RTH है, जो RTH है वह R1 एवं R2 का पैरेलल संयोजन यानी कि इक्वलेंट रूप है। तो यह इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये सर्किट पिछले सर्किट का ही थेवेनाइज रूप है, और इसे DC इक्वलेंट सर्किट भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें ये जो सर्किट वोल्टेज है VTH, यह इस VBE क्षेत्र को फॉरवर्ड बाइस करेगा, जिससे यह ट्रांजिस्टर यह इस ट्रांजिस्टर को बाइसिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो अब आइए चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार से स्टेबिलिटी फैक्टर एस डबल डैश ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले हमें वही स्टेप अपनानी है कि अप्लाइंग द KVL इन, हमने जो पहले के दो स्टेबिलिटी फैक्टर्स निकालते हैं उसमें सभी में इस प्रकार से केवल लूप लगाया था थेवेनिन सर्किट के इनर लूप में। ठीक है, तो देखते हैं, यानी कि इस वाले लूप में हमें क्या लगाना है, केवल सर्किट लगाना है। तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी इसकी, सबसे पहले तो VTH देन माइनस VBE, ओके, VTH माइनस VBE और देन माइनस IE इंटू RE। ठीक है, और अंत में क्या बचता है, माइनस, ये वाली टर्म बच जाती है। तो इसमें कौन सा करंट प्रवाहित हो रहा है, देखिए इस वाले रेजिस्टेंस RE में IE करंट प्रवाहित हो रहा है, और इस वाले रेजिस्टेंस RTH में IB प्रवाहित हो रहा है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है। तो IB गुणा RTH बराबर में क्या जाएगा, 0। तो ये एक्सप्रेशन इसकी आएगी VTH माइनस VBE माइनस IE गुणा RE माइनस IB इंटू RTH। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ देख लीजिए आप,
तो अप्लाइंग KVL इन द इनर लूप ऑफ थेवेनिन सर्किट हमें क्या प्राप्त हुआ, VTH माइनस IB RTH। इसको थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट कर देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन में जो कंपोनेंट आपको लगे, पर इक्वेशन में जो कंपोनेंट लेते हैं उसकी ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी बिल्कुल एग्जैक्ट लेनी है, ठीक है। तो VTH माइनस IB इंटू RTH, VBE माइनस IE गुणा RE बराबर 0। तो ये आपकी एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब इसमें थोड़ा बहुत हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो IE का मान जैसे कि आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, IB प्लस IC के, यानी कि एमीटर करंट जो है वह किसके बराबर होगा, IB प्लस IC। इस बार मैं इसको आपको बता भी देता हूँ प्रैक्टिकली। देखिए ये IE करंट है, ठीक है, और जो बेस करंट है उसकी दिशा क्या है, ये है, और जो कलेक्टर करंट की दिशा क्या है, इस तरफ है, ठीक है। तो अब हमारे पास तीन करंट हो चुके हैं। पहला है IB और ये है IE और इसे कहते हैं IC, ठीक है। तो अब इस पे अगर आप इस ट्रांजिस्टर को क्या लगाएं, एक नोड की भांति ट्रीट करें, इस ट्रांजिस्टर को नोड की भांति ट्रीट करें, तो यहाँ पे दो करंट हैं जो नोड की तरफ आ रहे हैं, यानी कि कौन कौन से, एक तो IB और IC, और एक करंट है जो बाहर की तरफ जा रहा है वो है IE। तो अगर हम केसर लगाते हैं इस ट्रांजिस्टर पे, यानी कि इस ट्रांजिस्टर को अगर हम एक एज अ नोड माने, तो अगर हम इस पर केसर लगाते हैं तो केसर के द्वारा क्या हमें प्राप्त होता है कि किसी नोड पर आने वाली धाराओं का मान उस नोड पर से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के मान के बराबर होता है, ठीक है। तो केवल एक ही करंट बाहर जा रही, वो है IE बराबर क्या हो जाएगा, एक ही करंट है आपके पास, IE बराबर IC प्लस IB, ठीक है। ये आपकी एक नोड है, ये IB करंट हो गया, ये IC करंट हो गया और ये IE करंट हो गया। तो इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर को नोड बनाते हुए ये एक्सप्रेशन निकाली जाती है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से आती है। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब बिल्कुल सिंपल है इसे निकालना। तो जैसे कि ये हो गया इसका एक्सप्रेशन में IE बराबर IB प्लस IC, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन में थोड़ा मतलब मल्टीप्लिकेशन करते ही इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते जाइए, VTH माइनस VB IC इंटू RE, और IB इंटू RE प्लस RTH, वो भी कोष्टक में बंद है, यानी कि हम इस वाली टर्म को यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो RE इंटू IB हो जाएगा, एक तो माइनस IB इंटू RE और माइनस IC इंटू RE प्राप्त होगा, और जो IB करंट है RTH के साथ गुणा है, और साथ ही साथ हमें एक और टर्म मिलेगी IB के साथ, वो मिलेगी IB गुणा RE। तो वो वहीं यहाँ पे IB और RE इंटू RTH, यानी कि IB को कॉमन लिया गया है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको प्राप्त होगी। इस एक्सप्रेशन में से फिर जो वोल्टेज है उनको एक तरफ रख दें, तथा जो करंट कंपोनेंट है उससे इस इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में पहुंचा दें, जैसे कि इस एक्सप्रेशन ने यहाँ पे करा है, ठीक है। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी VTH माइनस VBE बराबर IC इंटू RE प्लस IB इंटू कोष्टक में RE प्लस RTH। यह RTH है, ठीक है, सॉरी यह RE है और यह RTH है। तो जो एक्सप्रेशन थी वो ये प्राप्त होगी, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब देखिए जो कलेक्टर करंट होता है उसका सूत्र क्या होता है, IC प्लस बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू IC। तो यह है ट्रांजिस्टर के करंट जो कंपोनेंट है उनसे बनता है। तो कलेक्टर करंट में एक तो बीटा IB यानी कि करंट गेन गुणा IB प्लस करंट गेन प्लस 1 इंटू ICO। ICO यहाँ पे रिवर्स सेचुरेशन करंट है, और स्टेबिलिटी फैक्टर S डैश निकालते हुए हमें दो कंपोनेंट बिल्कुल कांस्टेंट रखने हैं, जो वेरिएबल हो सकते हैं, परंतु इसमें हम वो कांस्टेंट रखेंगे। एक तो होगा आपका VBE, ठीक है, और एक होगा ICO यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट थ्रू कॉमन कलेक्टर एवं बेस। यह बेस एवं कलेक्टर से प्रवाहित होने वाला रिवर्स करंट है, ठीक है। और VBE बेस और एमीटर के मध्य कट इन वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए इस एक्सप्रेशन में थोड़ा अब हमको क्या निकालना है, IB का मान निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन में इस प्रकार से परिवर्तन करते हुए हमें IB का मान प्राप्त हो गया। IB बराबर क्या आ रहा है, IC अपॉन बीटा माइनस
वन प्लस बीटा इंटू आई सी अपॉन बीटा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहाँ रखेंगे अब, आई बी के इस मान को हम कहाँ रख देंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में, वो भी किस जगह, आई बी की जगह, ठीक है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई बी इन इक्वेशन वन, क्या हमें प्राप्त होगा, तो ये बन जाएगी हमारी एक्सप्रेशन वी टी एच माइनस वी बी एज इट इज़, और आई सी इंटू आर ई और आर टी एच प्लस आर ई, और आई बी की जगह ये मान आ जाएगा। तो आई बी की जगह क्या आ जाएगा, आई सी अपॉन बीटा माइनस वन प्लस बीटा अपॉन बीटा इंटू आई सी ओ, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर आई सी है, यानी कि जहाँ जहाँ पर आई सी वाली टर्म है, उनको एक एक जगह सेपरेट कर दें। तो इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी इस एक्सप्रेशन को हमें मल्टीप्लाई करते हुए खोलना पड़ेगा। तो जो टर्म्स आएगी आई सी के साथ वो क्या आएगी, एक तो आर ई आएगी, आप एक्सप्रेशन से देख सकते हैं आर ई आएगी, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा आर टी एच अपॉन में बीटा, ठीक है। तो ये दो आई सी के साथ आएगा आर ई, और प्लस में आर टी एच प्लस आर ई अपॉन में बीटा, ठीक है। ये आई सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आई सी यू के साथ साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आर आई सी के साथ आई सी यू के साथ हो रहे हैं आर टी एच अपॉन, सॉरी, वन प्लस बीटा अपॉन बीटा तो है ही सही, और साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी आर टी एच प्लस आर ई। तो ये हो जाएगा आपका पास आई सी यू के साथ ये वाली टर्म हो जाएगी। अब इस वाले जो टर्म को हम बार बार यूज़ करेंगे इन एक्सप्रेशन में, तो हम इसे एक अलग कंपोनेंट के साथ, यानी कि अलग पैरामीटर का नाम देते थे वोल्टेज वी डैश, ठीक है। ये भी एक प्रकार का, क्योंकि वोल्टेज है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और करंट है, तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, वोल्टेज ही टर्म दे सकते हैं। तो हमने इसे वोल्टेज यानी कि वी डैश नाम दे दिया, ठीक है। तो ये वी डैश ही है एक प्रकार से, परंतु इसे हमें निरंतर यूज़ करना पड़ सकता है, तो इस वजह से हमने इसको वी डैश नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी वी टी एच माइनस वी बी, और एज इट इज़ यहाँ नीचे आई सी ए गुणा में आर ई प्लस आर टी एच प्लस आर ई अपॉन बीटा, ठीक है। तो और माइनस में वी डैश जो कि इससे प्राप्त हो रहा है। अब इसे, इस वी डैश को हम कहाँ पहुँचा दें, वी डैश को हम इस तरफ ट्रांसमिट कर दें, ठीक है। इस वी डैश को हम इधर ट्रांसमिट कर देंगे, तो जो एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी वी टी एच प्लस वी डैश माइनस वी बी ई, और बराबर में आ जाएगा आई सी गुणा में आर ई प्लस एज इट इज़ जो ऊपर वाली इक्वेशन, बस यहाँ पे वी डैश को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में आई सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आई सी का मान ज्ञात करने के लिए ये जो टर्म है वो कहाँ चल जाएगी, इधर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो आई सी का मान इस एक्सप्रेशन से क्या क्या आएगा, आई सी बराबर बीटा, इसमें भी हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लेते हुए इसको हल कीजिएगा, तो आपको क्या एक्सप्रेशन प्राप्त होगी, आई सी बराबर बीटा गुणा में वी टी एच प्लस वी डैश माइनस वी बी ई अपॉन में आर टी एच प्लस आर ई इंटू वन प्लस बीटा, ये एक्सप्रेशन आपको प्राप्त होगी। अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, देखिए हमें निकालना है एस डैश। तो एस डैश का जो फॉर्मूला, सॉरी एस डबल डैश निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डी आई सी अपॉन में डी बीटा, ठीक है। यानी कि कलेक्टर करंट में वेरिएशन और करंट गेन बीटा में वेरिएशन। तो इस वेरिएशन के लिए मैंने दो वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। मान लीजिए बीटा वन पर आई सी का मान कितना हो जाता है, आई सी वन, ठीक है, और बीटा टू पे आई सी का मान क्या हो जाता है, आई सी टू। तो अगर मैं आई सी टू माइनस आई सी वन करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, डेल्टा आई सी। और उसी प्रकार से अगर मैं बीटा टू माइनस बीटा वन करता हूँ तो वो डेल्टा बीटा कहलाता है। यानी कि डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, जब हम दो पॉइंट का डिफरेंस ज्ञात करते हैं तो इससे हमें डिफरेंशियल प्राप्त होता है, ठीक है। डेल्टा या डी बीटा वो हो जाएगा बीटा टू माइनस बीटा वन, और उसी प्रकार से डी आई सी यानी कि आई सी टू माइनस आई सी वन। तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो हमें क्या करना है, ये जो आई सी, इस एक्सप्रेशन में हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। बस हमें यहाँ पे बीटा वन के पहले इस एक्सप्रेशन में क्या रखना है, बीटा वन रखना है। तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे आई सी वन आ जाएगा, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ पे बीटा वन कर देंगे, और जहाँ आई सी वहाँ आई सी वन कर देंगे। उसी प्रकार से बीटा टू के लिए आई सी टू हो जाएगा। तो एक्स इक्वेशन थ्री में यह दोनों वैल्यू हमें रखनी है। तो जो एक्सप्रेशन है
इक्वेशन 3 उसमें हमें ये दोनों वैल्यू रखनी है। इससे हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले इक्वेशन 3 में देखिए IC1 यानी कि बीटा वन रखने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, IC1 बराबर बीटा वन इंटू वी टी एच प्लस वी डैश माइनस वी बी ई अपॉन आर टी एच प्लस आर ई इंटू वन प्लस बीटा वन। और उसी प्रकार से IC2 कैसे प्राप्त होगी, उस इक्वेशन 3 में बीटा की जगह बीटा टू रख दें। तो अब हमें ये दोनों IC1 एवं IC2 के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐसे डिवाइड करेंगे, यानी कि IC2 को IC1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि IC2 हमारे ये है, ठीक है, और ये हमारा IC1 का मान है। तो IC2 डिवाइडेड बाई IC1 यानी कि बीटा टू अपॉन वी टी एच, बीटा टू इंटू वी टी एच प्लस वी डैश माइनस वी बी अपॉन आर टी एच, यानी कि एज इट इज ये है वाली टर्म, ठीक है। तो ये यहाँ गई और ये है IC1 का टर्म है जो यहाँ आ गई, और इन दोनों को डिवाइड किया है IC2 बटे IC1 करा है, ठीक है। तो इससे जो एक्सप्रेशन आएगी, तो हमारे पास जो कॉमन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है, देखिए इसमें कॉमन टर्म्स हैं जो ये वाली एक ये कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो जो टर्म बचेगी वो बचेगी फाइनली IC2 बटे IC1 इजिकल्स टू बीटा टू इंटू आर टी एच प्लस आर ई प्लस वन प्लस बीटा वन, ठीक है। और अपॉन में क्या जाएगा, बीटा वन इंटू आर टी एच प्लस आर ई गुणा में वन प्लस बीटा टू। तो ये इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए ऐसे। ये हमारे पास इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में दोनों ही साइड यानी कि दोनों साइड, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। इक्वेशन 4 में लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ हमें -1 से क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। तो आई यहाँ पे यानी कि IC2 बटे IC1 -1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इस वाली टर्म यानी कि ये इस वाली टर्म में भी हमें -1 करना है यहाँ पे, और इस वाली टर्म में भी हमने -1 करा, जिससे हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब कुछ नहीं, हमें सिंपल गणित इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम डेल्टा आई बी बटे डेल्टा बीटा यानी कि सॉरी डेल्टा आई सी बटे डेल्टा बीटा प्राप्त हो सके, अर्थात एस डबल डैश का मान प्राप्त हो सके। तो ये एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब आपको वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सिंपल एलसीएम के द्वारा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो इस एक्सप्रेशन का मान क्या आएगा, देखिए IC1 जो कॉमन एलसीएम हो जाएगा तो IC2 माइनस IC1, और उसी प्रकार से बीटा वन गुणा आर टी एच प्लस आर ई इंटू वन प्लस बीटा टू ऊपर चल जाएगा। तो ये टर्म यहाँ ऊपर आ गई, और इससे हम जो है अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, देखिए ये वाली टर्म साफ तौर पे आपको क्या है, डेल्टा आई सी, और इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं इस वाली टर्म को, तो ये टर्म यहाँ पे एक्सपेंड होने के बाद ये आ जाएगी। तो इसमें देखिए जहाँ जहाँ आप बीटा टू से सॉल्व करेंगे तो यहाँ आर टी एच के साथ बीटा टू माइनस बीटा वन आ जाएगा, और उसी प्रकार से आर ई के साथ बीटा टू माइनस बीटा वन आ जाएगा। यह इस एक्सप्रेशन के द्वारा ही आई है, ठीक है, ऊपर वाली एक्सप्रेशन से सॉल्व करने पे हमें प्राप्त हुई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंत में आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगी। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो कुछ टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आपके पास बचेगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ कि बीटा टू माइनस बीटा वन हमें क्या देगा, डेल्टा, यानी कि डेल्टा बीटा या डी बीटा, इसे डेल्टा बीटा के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि डी इजिकल्स टू डिफरेंस, ओके। तो ये डेल्टा बीटा ही है, और उसी प्रकार से ये में क्या देगा, डेल्टा आई सी देगा, ठीक है। तो अब देखिए ये है बीटा टू माइनस बीटा वन हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों टर्म में कॉमन था यहाँ पर, ठीक है। तो ये बीटा टू माइनस बीटा वन और आई सी टू माइनस आई सी वन, जिसकी जगह हमने डेल्टा आई सी रख दिया है और यहाँ डेल्टा बीटा रख दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस आई सी को तो यहाँ पहुँचाना है, और ये जो डेल्टा बीटा है उसे यहाँ पहुँचाना नीचे। तो जो एक्सप्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा बीटा बराबर आई सी वन अपॉन बीटा वन, यानी कि वाली एक्सप्रेशन, और गुणा में आर ई प्लस आर टी एच अपॉन में आर टी एच प्लस आर ई इंटू बीटा टू इंटू आर ई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। जो वाली एक्सप्रेशन है इसमें ऊपर एवं नीचे आर ई से डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर एवं न्यूमिनेटर, यानी कि
जो एक्सप्रेशन आएगी, इस पूरी एक्सप्रेशन को आर ई से डिवाइड कर दीजिए, इस पूरी एक्सप्रेशन को आर ई से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा अंत में हमारे पास? यहाँ पे देखिए इस जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या आएगी? 1 + RE, यानी कि इससे क्या निकला? 1 + RTH/RE। और उसी प्रकार से इससे क्या निकला? 1 + β2, यानी कि इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने आर ई से डिवाइड किया तो RTH/RE आ जाएगा एक जगह। तो इससे डिवाइड करेंगे तो RTH + RE आ जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो केवल β2। तो वही यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुका है, देखिए एरो के माध्यम से देख सकते हैं आप। तो जो एक्सप्रेशन आ रही है हमारे पास, ये चीज़ आ रही है। और इसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन और करना पड़ेगा कि ऊपर एवं नीचे दोनों जगह हमने बीटा 1 + β2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 1 + β2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हुई है। इसी एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे 1 + β2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो एक्सप्रेशन आ रही है हमारे पास वो आ रही है ΔIC/Δβ बराबर में IC1/β1। और ये एज इट इज़ यहाँ नीचे उतर गया है, और यहाँ पे हमने पास केवल यहाँ पे ऊपर नीचे 1 + β2 और से मल्टीप्लाई एवं डिवाइड करा है, ठीक है। इससे कोई इस पे अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 + β2 कैंसिल होके 1 ही प्रदान करेंगे। तो ये हमने इसे सॉल्व करने के लिए करा है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिए, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, जब हमने स्टेबिलिटी फैक्टर एस निकाला था इसी के लिए, ठीक है, उसका मान हमें क्या प्राप्त हुआ था? इसमें केवल 2 को अगर आप, ठीक है, तो S2 का मान क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे? यह स्टेबिलिटी फैक्टर S है, जिस पर बीटा 2 रखा गया है, जिससे हमें S2 प्राप्त होता है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो केवल होता है 1 + β और 1 + RTH/RE और 1 + β + RTH/RE। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, यानी कि बिना रिड्यूस करा हुआ, बिना सिंप्लीफाई करा हुआ फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में केवल हमने बीटा बराबर β2 रखा है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है? S2। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 + β कोष्टक में 1 + RTH/RE, और नीचे क्या जाएगा? इसमें नीचे आ जाएगा 1 + β2 + RTH/RE, ठीक है। तो ये हमारा S2 है। अब इस वाले पूरे सूत्र को अगर आप इस एक्सप्रेशन में ढूंढ सकें तो उसकी जगह हम S2 रख देंगे। तो कौन कौन सी टर्म है जो S2 में सम्मिलित होती है? एक तो नीचे वाली ये पूरी टर्म, साथ ही साथ ऊपर 1 + β और एवं 1 + RTH/RE। तो अब देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे? इन तीनों टर्म को अगर कंबाइन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यह S2। तो एक्सप्रेशन के तौर पर हम क्या कर देंगे, यानी कि नीचे क्या बच जाएगा? देखिए यहाँ नीचे हमारे पास जो टर्म अलग से बचेगी वो बचेगी IC1/β1 गुणा में 1 + β2, और ये जो टर्म है पूरी, ठीक है, ये है S2। ये क्या है? S2। देखिए ढंग से देख लीजिए इसको, S2 के बराबर है ये। तो यहाँ पर हमारे पास ΔIC/Δβ का जो एक सिंप्लीफाइड एवं शॉर्ट मान क्या जाएगा? वो आ जाएगा S' बराबर ΔIC/Δβ और IC1/β1 × S2/1 + β2। यानी कि जो S' है वह किस पर निर्भर है? S2 पर। और S2 का मान जितना, यानी कि S स्टेबिलिटी फैक्टर S पर निर्भर है। बीटा, तो इस यानी कि स्टेबिलिटी फैक्टर S डबल डैश किस पर निर्भर है? स्टेबिलिटी फैक्टर S पर। और उसका मान निकाला जाएगा β2 पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है स्टेबिलिटी फैक्टर S डबल डैश का, वो है IC1 यानी कलेक्टर करंट धारा 1 गुणा S2/β1 इंटू 1 + β2, ठीक है। तो इसका मान कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? β1 का मान भी कम रखा जाए और β2 का मान कम रखा जाए, और नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, ज़्यादा रखा जाए, ठीक है। अगर इसे ज़्यादा रखेंगे तो यह S' अपने आप ही उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो यह था हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर्स पर वीडियो, पूरा वोल्टेज डिवाइडर वाइज के लिए। यह तीसरा स्टेबिलिटी फैक्टर था, जो कि S डबल डैश था। तो अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट बचता है वह कलेक्टर फीडबैक वाइज के लिए है। तो उसका ई लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे जल्द ही। धन्यवाद।